अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब जो इंडस्ट्रीज है उन्हें फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस भी जो इंडस्ट्रीज है उन्हें फर्दर डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स के अंदर। एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और जो सेकंड कैटेगरी है ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये क्या होती हैं और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ये क्या होती हैं। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इसमें लिखा हुआ है डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट, दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यह बताया गया है कि वो इंडस्ट्रीज जो बेसिकली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है अमाउंट कितना 1 करोड़, वो किसके अंदर आती हैं, वो आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। और अबाव यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो रेफरेंस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, या हम किसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे या किसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे, वो भी टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है। बट अगर हम प्रेजेंट या करंट की बात करें तो करंट वाइज जो हमारे पास थिंग्स है जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे, तो हम उन इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे जिसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, लेस देन 1 करोड़, या आप कह सकते हैं अराउंड 1 करोड़। तो उन इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ और एनी इंडस्ट्री देन इट इज नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये बहुत ही सिंपल है कि हमने अबाव देखा था कि वो इंडस्ट्री जहां पर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो अलाउड है कितना 1 करोड़, और उनको क्या कहा जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर आपका इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 करोड़ है तो ऑटोमेटिकली वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, वो आ जाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैटेगरी के अंदर। तो आई होप आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आया होगा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्रीज हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक कैटेगरी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक कैटेगरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमने क्या देखा कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड है, चाहे वो एसेट हो या कुछ भी थिंग्स हो, वो कितना अलाउड है, वो है मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट अलाउड है वो है अराउंड 1 करोड़। और ऐसी इंडस्ट्रीज आएंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। और जैसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट जो है मोर देन 1 करोड़ हो जाएगा तो वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो आएंगी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेसिस में जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 4 पार्ट्स के अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है पब्लिक सेक्टर की। अब पब्लिक सेक्टर मींस आप कह सकते हैं एक तरह से वो इंडस्ट्रीज जिसे ओन करती हैं बेसिकली कौन, गवर्नमेंट। तो अब इसको रीड करते हैं, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है BHEL SAIL एक्सेट्रा, यानी कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी, शॉर्ट में आप इस तरह समझिए, वो इंडस्ट्रीज जिनको बेसिकली ओन एंड ऑपरेट करती है कौन, हमारी गवर्नमेंट। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इसमें BHEL एंड SAIL, यानी कि सेल क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, पब्लिक सेक्टर का। क्यों, क्योंकि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसको ओन भी कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको ऑपरेट भी कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं सेकंड कैटेगरी जो है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की। अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, जिन्हें ओन एंड ऑपरेट करती हैं कौन, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जिसमें एग्जांपल दिया हुआ है हमको टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। यानी कि आप इस तरह समझिए, जैसे हमने पब्लिक सेक्टर के अंदर देखा था कि वो इंडस्ट्रीज जिनको ओन एंड ऑपरेट करती है गवर्नमेंट वो कहलाती हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जांपल देखा। उसी तरह प्राइवेट जो सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं इन्हें ओन एंड ऑपरेट करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है टिस्को का, बजाज ऑटो एंड डाबर इंडस्ट्री। इसमें आप और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं वो भी किसके अंदर आती हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। क्यों, क्योंकि इसको ओन करते हैं कौन, हमारे अंबानी जी, जो मुकेश अंबानी है वो उसको क्या करते हैं, ओन करते हैं, वही उसको ऑपरेट करते हैं, या उनकी जो फैमिली है वही इसको ओन एंड ऑपरेट कर रही है। तो बेसिकली
जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होंगी वो वैसी इंडस्ट्रीज होंगी जिनको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन करता है, या आप कह सकते हैं कोई फैमिली ओन करती है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करते हैं। उसी तरह जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती हैं वो इंडस्ट्रीज होती है जिन्हें ओन एंड ऑपरेट करती है कौन? गवर्नमेंट। तो आई होप आपको पब्लिक एंड प्राइवेट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, जो थर्ड कैटेगरी है वो है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं वो देखते हैं। विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज ज्वाइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब हमने जैसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री पढ़ा, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री पढ़ा, उसी तरह जो ज्वाइंट इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी इंडस्ट्री होंगी? वो इंडस्ट्रीज जिन्हें बेसिकली ज्वाइंटली ओन किया जाता है, चाहे उसे ओन करेंगी प्राइवेट भी और उसे ओन करेंगी पब्लिक भी। इट मीन्स ऐसी इंडस्ट्रीज जिन्हें बेसिकली ओन करती हैं पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट भी उसमें क्या है, एक तरह से ओनरशिप में है, वो भी कहीं ना कहीं क्या करती हैं, उसमें वर्क परफॉर्म कर रही हैं। उसी तरह जो प्राइवेट है वो भी उसमें क्या है, ओनरशिप में है, और वो भी उसका जो वर्क है वो परफॉर्म करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया लिमिटेड। वो क्या है, ज्वाइंटली ओन्ड है, किसके द्वारा? पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, एंड प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा। तभी यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, ज्वाइंटली रन करती हैं स्टेट्स यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा और इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो आई होप आपको ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं ये भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ कैटेगरी जो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। अब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं वो देखते हैं। आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो इंडस्ट्रीज जिनको बेसिकली ओन एंड ऑपरेट करते हैं कौन, जो खुद वहाँ के प्रोड्यूसर्स होते हैं और सप्लायर्स होते हैं, किसके? रॉ मटेरियल्स के, जो वहाँ पर वर्क करते हैं, और बोथ। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप ले सकते हैं अमूल का, कि भाई जो अमूल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसे बेसिकली ओन करते हैं कि जो वहाँ के वर्कर्स हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लायर करते हैं, वो सारे पीपल जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं, उसको ओन करते हैं। तो आप शॉर्ट पे ये समझ सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है बेसिकली इसके अंदर जो ओनरशिप होती है या जो ऑपरेशनल वर्क होता है वो बेसिकली वही पीपल वर्क करते हैं जो बेसिकली वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कि जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स हैं, जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वो सभी पीपल बेसिकली क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, और वही सब क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं किसको, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज को। आगे देखते हैं, दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस proportionately such as the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई जो पीपल होते हैं जो बेसिकली रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो वहाँ पर वर्क करते हैं, ये इस तरह के जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, पूल करते हैं अपने रिसोर्सेज को, यानी कि कलेक्ट करते हैं मनी को, और कलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, इस तरह की कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं। सेटअप करने के बाद जो भी प्रॉफिट शेयर होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेयर। जिस तरह से वो क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, उसी तरह से वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे, और उसी तरह से वो अपने लॉसेस को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। भाई बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज करिए आप और मैं मिलकर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं 100 रुपीज़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें 70 रुपीज़ मैं लेके आया और 30 रुपीज़ आप लेके आए, तो जब प्रॉफिट होगा तो वो भी इसी तरह शेयर होगा कि भाई मुझे ज़्यादा मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जब लॉस होगा तो वो भी कैसा होगा, मेरा ज़्यादा होगा और आपका कम होगा। तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है यहाँ पर भी यही होता है कि यहाँ पे जो ओनरशिप होती है और जो ऑपरेशनल काम होता है वो बेसिकली वही पीपल करते हैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, जो यहाँ के वर्कर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो ओनरशिप है वो भी किसके हाथ में, इन्हीं के हाथ में। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो पीपल होते हैं ये कलेक्टिवली पुल करते हैं अपने रिसोर्सेज को, यानी कि मनी को कलेक्ट करते हैं, और इस तरह की जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती है उनको सेटअप करते हैं। तो जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉसेस होता है, उसको ये शेयर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट। अब फर्दर जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस में, फिनिश गुड्स के बेसिस में क्या होती है, फर्दर डिवाइड होती है। और जो ये इंडस्ट्रीज हैं ये 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड होती है, और ये है
फर्स्ट कैटेगरी हैवी इंडस्ट्री की और सेकंड कैटेगरी है लाइट इंडस्ट्री की। तो जैसे कि वर्ड खुद बोल रहा है हैवी इंडस्ट्री, तो हैवी इंडस्ट्री मीन्स क्या होता है, वो इंडस्ट्री जो बेसिकली क्या होंगी, लार्ज इंडस्ट्रीज होंगी, हैवी इंडस्ट्रीज होंगी, उनको बेसिकली क्या कहा जाएगा, हैवी इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है किसका, आयरन एंड स्टील का, ठीक है। उसी तरह जो लाइट इंडस्ट्रीज होंगी वो कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी, वो इंडस्ट्रीज जो बेसिकली क्या है, लाइट आइटम्स को क्या कर रही है, बेसिकली प्रोड्यूस कर रही है। जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा जैसे लाइट रॉ मटेरियल एंड आप कह सकते हैं जो प्रोड्यूस कर रही है लाइट गुड्स को, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिकली सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, लाइट इंडस्ट्रीज का। जैसे कि आप देखेंगे लाइट इंडस्ट्री में लिखा हुआ है दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो जिस तरह से जो हैवी इंडस्ट्रीज है ये बेसिकली क्या करती है, हैवी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हैवी इंडस्ट्रीज कहलाती है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का। उसी तरह से जो लाइट इंडस्ट्रीज हैं ये क्या करती है, लाइट प्रोडक्ट्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज का। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं, इसीलिए किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर। और हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हमने किया बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, जो इंडस्ट्रीज है वो फर्दर डिवाइड होती है टू कैटेगरीज के अंदर, हैवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, sugar and edible oil etc. industries are based on agricultural raw material। अब आप याद करिए जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा था उस टाइम जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल क्या करती हैं, यूज करती हैं और उन्हें कन्वर्ट करती है इनटू अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, कॉटन इंडस्ट्री है, वुलन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ये फर्दर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती है, जिसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज अंडर textile industry occupies unique position in Indian economy, contributes significantly to industrial production 14%, employment generation 35 million persons directly, the second largest after agriculture, and foreign exchange earning about 24.6%. It contributes 4% towards GDP। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो बताया गया है अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, कि कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, सिग्निफिकेंटली इसका कंट्रीब्यूशन है। और जब हम डेटा स्टडी करेंगे जिसमें हमने देखा कि जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका 14% जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो सिर्फ किससे आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। अगर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इसका जो रेशियो है बहुत ज्यादा है कि टोटल 35 मिलियन पर्सन जो है इंडिया के अंदर वो किसके अंदर इन्वॉल्व है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। और ये जो नंबर्स हैं ये सेकंड लार्जेस्ट है अगर हम बात करेंगे हमारी कंट्री के आफ्टर एग्रीकल्चर। भाई आप याद करिए हमने स्टार्टिंग में या हमने जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने स्टडी किया था कि इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, या आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बाद हम देखें तो इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो इन्वॉल्व है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो नॉट ओनली आप कह सकते हैं कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर इसके शेयर की, बल्कि जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है हमारी कंट्री में वो भी यहाँ पर क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट शो करता है किसकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। आगे देखते हैं, एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अबाउट 24.6%। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई ये इतने सारे लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट देता ही है हमारी कंट्री के अंदर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट अदर फैक्टर है जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि
कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करना। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी जो सेक्टर है वो कितना परसेंट शेयर देता है, 24.6%। तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 1/4। तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट शो कर रहा है किसकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। और अगर हम बात करेंगे जीडीपी की, तो जो इंडियन जीडीपी है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 4%। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बेसिकली वो बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देती है हमारी कंट्री के अंदर। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका 14% जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर 35 मिलियन पर्सन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। और ये जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या हैं, सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, या कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पीपल इन्वॉल्व हैं उसके बाद। और उसके बाद अगर हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत हाई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो है 24.6%। और अगर हम बात करेंगे जीडीपी में, तो जीडीपी में जो शेयर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो कितना है, 4%। तो आई होप आपको वाला पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उन सभी इंडस्ट्री को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये ओनली इंडस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर जो क्या है, कंप्लीट सेल्फ रिलायंट है इन द वैल्यू चेन। अब यहाँ पर वैल्यू चेन से क्या मतलब है कि लाइक फ्रॉम द रॉ मटेरियल, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं वो सब हमारी कंट्री के अंदर हम डिलीवर करते हैं, किसके अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये हमारी कंट्री के अंदर ओनली इंडस्ट्री, यानी कि एकमात्र इंडस्ट्री है जहां पर हम क्या है, सेल्फ रिलायंट है और हम कंप्लीट वैल्यू चेन जो होती है हमारी कंट्री के अंदर, तो हम इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम क्या है, सेल्फ रिलायंट है। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमने फर्स्ट इंडस्ट्री डिस्कस करी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हमारी जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज। In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving technique। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, हमने चैप्टर पढ़ा था द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर स्टार्टिंग से जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती थी वो सब कैसे होती थी, लाइक हैंड वीविंग के द्वारा होती थी। ठीक है, जब बाद में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया और धीरे धीरे यहाँ पर फैक्ट्रीज एंड मशीन आना स्टार्ट हुआ, तब जाकर हैंड वीविंग को रिप्लेस किया किसने, मशीन ने। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हम देखते हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो एंशिएंट इंडिया के अंदर तो जो कॉटन टेक्सटाइल है वो प्रोड्यूस होती थी किससे, हैंड स्पिनिंग से एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक से। क्लियर, आगे देखते हैं। आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज। और यही मैंने अभी आपको बताया था कि 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर जो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं वो क्या था, अपने पीक पे था, यानी कि वो इंडिया में भी क्या था, शिफ्ट हुआ था। भाई जितने भी यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली अगर हम बात करें इंग्लैंड की जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया था, तो वहां पर तो 16th एंड 17th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हो गया था। पर इंडिया जो कि ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बेसिकली आया था 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी में। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 18th सेंचुरी के बाद से जो पावर लूम्स यानी कि जो मशीन्स है इनका आना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और कहीं ना कहीं इनका यूज जो है वो ज्यादा होने लगा किसके अंदर, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। उससे पहले हमारी कंट्री के अंदर हैंड वीविंग एंड स्पिनिंग वगैरह प्रोसेस होता था। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो स्टैब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर वो हुई थी कहाँ पर, मुंबई के अंदर। और मुंबई में भी कहाँ पर हुई थी, 1854 के अंदर। यानी कि मुंबई में कौन सी ईयर में हुई थी, 1854 के अंदर। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल है वो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुई थी मुंबई के अंदर, और हुई थी कौन सी ईयर में, 1854 के अंदर। तो आई होप आपका वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Close links with agriculture and provides a living to farmers, cotton ball pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving,
डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सीविंग। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बहुत ज्यादा क्या है, क्लोज लिंक है। और किससे क्लोज लिंक है? अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, तो कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करती है लिविंग किसको, फार्मर्स को। भाई जो कॉटन है उसकी जो फार्मिंग करते हैं, बेसिकली यहाँ पर उन एग्रीकल्चर फार्मर्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो कॉटन इंडस्ट्रीज होती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, उन फार्मर्स को जो कॉटन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं उनको एक तरह से क्या देती है, लिविंग देती है। कॉटन बॉल प्लकर्स, अब कॉटन बॉल प्लकर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब जो कॉटन बॉल होती है वो क्या होती है, पूरी क्या हो जाती है, फुल्ली मिच्योर हो जाती है, तो उसको बेसिकली प्लांट से क्या कहता है, प्लग किया जाता है। तो बेसिकली उन पीपल को जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल प्लकर्स बोलते हैं। एंड वर्कर्स इंगेज इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सीविंग, यानी कि इस तरह के वर्कर जो इन सभी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, उन सभी को भी जो कहीं ना कहीं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो क्या करती है, एक तरह से आप कह सकते हैं लिविंग प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतने सारे जो वर्कर्स हमने डिस्कस करे, जो इतने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, फार्मिंग से हो, चाहे वो वीविंग से हो, डाइंग से हो, वो सभी कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व करते हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी लिविंग है वो इससे अर्न करते हैं। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Supports many other industries such as chemical and dyes, mill stores, packaging materials and engineering works। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो फार्मर्स और वर्कर्स को तो हेल्प करता ही है कहीं ना कहीं लिविंग अर्न करने में, बट कहीं ना कहीं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या करती है, अदर इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट का काम करती है, जिसमें कि कुछ एग्जांपल्स हमें बताए गए हैं कुछ इंडस्ट्रीज के। वो कौन से हैं? वो हैं केमिकल एंड डाई, मिल स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। यानी कि ये सभी इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। The hand-spun khadi provides large-scale employment to weavers in their homes as a cotton industry। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो पीपल जो खुद क्या करते हैं, हैंड स्पन खादी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, लार्ज स्केल के अंदर। कहीं ना कहीं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी इस तरह के जो वीवर्स होते हैं, इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। और किस तरह का एम्प्लॉयमेंट देती है कि वो जो पीपल है वो घर बैठे बैठे ही इन इंडस्ट्री के लिए जो वर्क है उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हैंड स्पिन खादी है वो प्रोवाइड करती है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, वीवर्स की, इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर जो वीवर्स होते हैं वो घर बैठे बैठे ही क्या कर सकते हैं, हैंडलूम खादी को प्रोवाइड कर सकते हैं लार्ज स्केल में। भाई आप याद करिए, हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो पीपल हैं, स्पेशली जो फार्मर्स हैं, जब फार्मिंग का टाइम नहीं होता, यानी कि जब उनका फ्री पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो घर पर क्या करते थे, वीविंग और स्पिनिंग का वर्क करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को आप एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर यही बताया गया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है या जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, वहां पर कहीं ना कहीं जो हैंड स्पन खादी है वो प्रोवाइड करती है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, वीवर्स की बात हो रही है कि वो घर बैठे हुए क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री की, किस तरह से जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ कहाँ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसे हम देखते हैं और देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हम देखते हैं हमारे अर्ली ईयर्स के अंदर, तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बेसिकली कहाँ कंसंट्रेटेड है, यानी कि कहाँ पाई जाती थी, तो वो पाई जाती थी कॉटन ग्रोइंग बेल्ट कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर एंड गुजरात के अंदर। यानी कि यहाँ पर दो स्टेट्स जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। और ये क्या है, कॉटन ग्रोइंग बेल्ट एरियाज है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादातर यहीं पाई जाती थी अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली ईयर्स की। और ये एरियाज है महाराष्ट्र एंड गुजरात, क्लियर। अब क्या रीजन थे कि जिसकी वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बेसिकली इन दो स्टेट्स के अंदर ही ज्यादातर पाई जाती थी अर्ली ईयर्स के अंदर। तो वो थे
availability of raw cotton, market, transport including accessible port facilities, labor contribute towards its localization. अब आप याद करिए जब हमने हेडिंग को डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल लोकेशन, तो हमने उसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं, ऐसे क्या रीजंस होते हैं जो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। चीप लेबर, वाटर फैसिलिटी, पावर फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह इसको समझिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का कॉटन टेक्सटाइल का, वो कहीं ना कहीं ज्यादा है कहाँ पर, जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है, स्पेशली कहाँ की बात हो रही है यहाँ पर, महाराष्ट्र एंड गुजरात की। और यहाँ पर क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो ये दो स्टेट्स है जहाँ पर एक कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है बेसिकली, वहां पर जो अवेलेबिलिटी है, जो कॉटन इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल, वो वहां पर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना, चीप में अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा वहां पर मार्केट है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी हैं, इंक्लूडिंग वहां पर पोर्ट फैसिलिटीज है, जो क्या है चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो वहां पर वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लस लेबर अवेलेबिलिटी है, यानी कि आपको हर तरह की लेबर मिल जाएगी, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉइस्ट क्लाइमेट, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो कॉटन की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो ये दो स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन, यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनकी लोकलाइजेशन के अंदर। इसीलिए जो ये दो स्टेट्स है यहाँ पर क्या है, ज्यादातर जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप होंगे या मैं होऊंगा, अगर हम में से कोई भी इंडस्ट्री जो है उसको स्टार्ट करना चाहेगा, अपनी फैक्ट्री जो है उसको क्या करना चाहेगा, प्रोडक्शन में लाना चाहेगा, तो वो अपनी फैक्ट्री अपने ऑफिस को कहाँ सेटअप करेगा, वहीं जहां पर उनको क्या मिलेंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। जिस तरह के फैक्टर्स की हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर भी डिस्कस किया था, कि जब हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ा था उस टाइम हमने देखा था कि किस तरह से जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, या बेसिकली जो बिग फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, वो अपनी फैक्ट्रीज को, अपने ऑफिस को वहां सेटअप करना प्रेफर करते हैं जहां पर उनकी जो कॉस्ट है वो कैसी हो, कम हो, लो हो, ताकि उनका जो प्रॉफिट हो वो क्या हो, ज्यादा हो। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपको वहां पर जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी सस्ते में मिले, मार्केट फैसिलिटी मिले, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर तो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसमें क्या है, पोर्ट फैसिलिटी भी है, जो क्या है वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर जो लेबर है वो भी आपको क्या मिल रही है, चीप मिल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लाइमेट सबसे सूटेबल होता है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसीलिए इन एरियाज के अंदर ज्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो क्या है, सेटअप है। तो आई होप आपको अपना फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and design of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. अब यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई अबव पॉइंट के अंदर तो हमने देखा था कहीं ना कहीं जो स्पिनिंग प्रोसेस है, या जो कहीं ना कहीं कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है, वो कहीं ना कहीं क्या है, सेंट्रलाइज्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर ही ज्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। पर अगर हम बात करते हैं किसकी, वीविंग की, तो जो वीविंग है वो जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं क्या है, डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मीन्स कहीं ना कहीं क्या है, उसके डिवीजन है, यानी कि यहाँ पर एक जगह है जो वीविंग नहीं पाई जाती। जिस तरह से स्पिनिंग जो प्रोसेस है वो कुछ एरियाज में ही क्या है, कंसंट्रेटेड, यानी कुछ एरियाज में ये काम होता है। बट वीविंग के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज जो वीविंग टेक्निक होती है वो हर एरियाज की क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखेंगे कि भाई जो सिल्क जैसे साड़ीज होती हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया की, किसी पर्टिकुलर स्टेट की फेमस है। उसी तरह जो जरी या एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है वो हर स्टेट, हर रीजन का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप किस रीजन और किस स्टेट की जो जरी या एम्ब्रॉयडरी वर्क है उससे प्रेफर करते हैं, मैं किसी और एम्ब्रॉयडरी या किसी और जरी वर्क को प्रेफर करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि जो स्पिनिंग है वो क्या है, एक तरह से सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि कुछ एरियाज तक की क्या है, लिमिटेड है। बट जो वीविंग टेक्निक है, जो वीविंग प्रोसेस है वो क्या है, हाईली डिसेंट्रलाइज है, यानी कि अलग अलग रीजन, अलग अलग प्लेसेस में ये वर्क करता है, ये प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको अपना सेकंड पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ट्रेड की, तो जो ट्रेड है उसको देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारा इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है यानी किसको,
जापान को, यानी कि हम जापान को क्या करते हैं, अपना जो यान है, बिकॉज इंडिया जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी का जो यान है वो प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इंडिया अपना जो यान है वो बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कि हमने एक एग्जांपल देखा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है यान किसको, जापान को। आगे देखते हैं, अदर importers of cotton goods from India are USA, UK, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा जो कॉटन यान है बहुत फेमस है, इसीलिए हमारी जो कंट्री है इंडिया वो यान को एक्सपोर्ट करता है जापान को। और अगर हम बात करेंगे अदर कॉटन गुड्स की, तो जो इंडिया है वो अदर कंट्रीज को जो है कॉटन गुड्स प्रोवाइड करता है, जिसमें बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को, स्पेशली जो कॉटन गुड्स हैं उनको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्रॉब्लम फेस बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भाई अभी तक हमने ये देखा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली क्या है, कहाँ पाई जाती है, इंडिया के प्रोस्पेक्ट में कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो सेंट्रलाइज्ड है। पर अब इस हेडिंग के अंदर हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली जो फेस करती हैं हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यान। और ये हमने इससे पहले वाले पॉइंट के अंदर भी डिस्कस किया, जब हमने ट्रेड वाला जो पार्ट है वो डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो बहुत सारी कंट्रीज को अपना यान या जो कॉटन गुड्स हैं उनको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी बताया गया है कि जो इंडिया है उसका क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज शेयर है। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड की, और स्पेशली किस केस की बात हो रही है यहाँ पर, कॉटन यान की यहाँ पर बात हुई है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन यान जो है उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. अब यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई गई है, और प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो स्पिनिंग मिल्स है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव है। किस चीज के लिए? कि जो भी ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, भाई हमने ग्लोबलाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि हमारी कंट्री ने जब ग्लोबलाइजेशन यानी कि जब 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को अपनाया और अपने जो मार्केट्स हैं उनको क्या करा, ओपन करा, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री के अंदर क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा। और हमारी कंट्री की जो कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, उन्हें भी क्या करा, या हमारी कंट्री की जो लोकल कंपनीज हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दी कि वो भी बाहर के मार्केट्स में जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं और कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर क्या हो सकती हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। जिसमें हमने बहुत सारी कंपनीज के एग्जांपल भी देखे थे कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन किस तरह से हमारी जो इंडियन कंपनीज है वो क्या बनी, मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट हुई। तो यहाँ पर यही बताया गया है बेसिकली कि हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हैं, कि वो क्या कर सकती हैं, ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट कर सकती हैं एंड केपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि और हमारी जो कहीं ना कहीं मिल्स हैं वो इतनी कॉम्पिटिटिव है कि कहीं ना कहीं वो जितनी भी हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कर सकती है, यानी केपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस, यानी कि जितने भी फाइबर्स बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको यूज करने में हमारी जो कॉटन स्पिनिंग मिल्स हैं, बेसिकली जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो क्या है, कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर यही बताया गया है, the weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn। बट यहाँ पर क्या बताया गया कि हमारे जो बेसिकली वीवर्स हैं, ठीक है ना, एंड नाइटिंग और इस तरह का जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं यूज नहीं करती जो हाई क्वालिटी यैन हमारी कंट्री के अंदर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है, ड्रॉबैक है। भाई हमने स्टडी किया था कि हमारी कंट्री के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट यैन प्रोड्यूस होती है और हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर हम बात करेंगे ग्लोबल लेवल की यानी कि वर्ल्ड मार्केट की, वहाँ पे इजीली कॉम्पीट कर सकती है। और जितने भी हम क्या करते हैं, फाइबर्स जो हैं जो ग्रो करते हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं यूज करने में सक्षम है और उनसे वो और अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाने में भी क्या है, कहीं ना कहीं केपेबल है। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक क्या है कि जो वीविंग और नाइटिंग इस तरह की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो हाई क्वालिटी यैन हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है, वो कहीं ना कहीं क्या है, यूज करने में इनकेपेबल है। वो इस हाई क्वालिटी यैन को यूज नहीं करती
करते, प्रोड्यूस नहीं करते गुड्स बाय यूजिंग दिस हाई क्वालिटी यार्न। ऐसा क्यों? ऐसा बहुत सिंपल है, बिकॉज आपको ये ग्लोबल कंपटीशन से क्या करना है, फाइट करना है। तो उसके लिए आपको अपना कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के केस में जो हाई क्वालिटी यार्न है, जो बेसिकली थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो उसको प्रोड्यूसर जो है वो यूज नहीं करते ज्यादातर हमारी कंट्री के अंदर। क्लियर? तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पावर सप्लाई इज इरेटिक एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड। अब प्रॉब्लम है पावर सप्लाई की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की, कि जो पावर सप्लाई की जो ठीक सर्विस है वो क्या है, इरेटिक है, यानी कि नॉट रेगुलर है, रेगुलर नहीं होती। बहुत सी बार क्या होता है हमारी कंट्री के अंदर जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप नहीं है, तो जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बहुत सी बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो मशीन्स होती हैं वो बेसिकली रन करती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो जितना भी वर्क है जो मशीन परफॉर्म कर रही है वो सारा का सारा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस करती है वो है पावर सप्लाई का, क्योंकि पावर सप्लाई क्या है, इरेटिक है, यानी कि नॉट रेगुलर है। और जो मशीनरी कहीं ना कहीं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी यूज कर रही है वो क्या क्या है, अपग्रेडेड की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो आउटडेटेड है, ठीक है ना। उन्हें कहीं ना कहीं अपग्रेडेड करने की क्या है, रिक्वायरमेंट है। अगर हमें ग्लोबल लेवल कंपटीशन क्या करना है, कॉम्पीट करना है, यानी कि जितने भी हमारे अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं जो बेसिकली इंडिया के अंदर अपने गुड्स को सेल करती है, हम बात करें वर्ल्ड मार्केट के अगर अंदर हमें जो अदर कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनसे अगर कॉम्पीट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है, जिसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है पावर सप्लाई की, वो रेगुलर नहीं है। और जो मशीनरी हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज कर रही है उनको भी अपग्रेडेड की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। Other problems are the low output of labor and stiff competition with the synthetic fiber industry। और यहाँ पर जो other problems बताई है वो क्या है, सबसे important लो आउटपुट ऑफ लेबर, यानी कि हमारी जो लेबर है उसका जो आउटपुट है वो क्या है, कंपेरेटिवली क्या है, लो है। अगर हम बात करेंगे अदर कंट्रीज में तो वहां पर जो लेबर है उनका जो आउटपुट है वो ज्यादा है। और अगर हम बात कर रहे हैं हमारी कंट्री की, जिसमें जो वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं बेसिकली इसके अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, उनका आउटपुट कैसा है, लो है। आगे देखते हैं। एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर। और कहीं ना कहीं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो एक बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही है, किससे, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से। क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्टिफ कंपटीशन दे रहा है किसको, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो आई होप कि हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस करी अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो सभी प्रॉब्लम्स आपको क्या होंगी, क्लियर होंगी। और हमने जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी पॉइंट डिस्कस करे ओवरऑल, ये सभी पॉइंट्स आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट इंडस्ट्री विच इज जूट टेक्सटाइल। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जूट टेक्सटाइल्स के बारे में। तो देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज अंडर जूट टेक्सटाइल्स। The first jute mill was set up near Kolkata in 1859 at Rishra। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो बताई गई है, और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट जूट मिल थी वो सेटअप हुई थी कहाँ पर, कोलकाता के अंदर। और कौन सी ईयर में हुई थी, 1859 के अंदर, एट रिशरा, यानी कि जगह है कोलकाता के अंदर जहाँ पर फर्स्ट जो जूट मिल है वो हमारी कंट्री के अंदर सेटअप हुई थी। तो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपको आई होप ये क्लियर होगा कि जो इंडिया के अंदर फर्स्ट जूट मिल थी वो सेटअप हुई थी कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर, और कब हुई थी, 1859 के अंदर। क्लियर? तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh। अब कहीं ना कहीं इस पॉइंट में आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि सर ऐसा कैसे। इट मींस कि भाई हमने स्टडी किया गया कि जो इंडिया है वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, रॉ जूट का और जूट गुड्स का, अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड के अंदर। बट अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो इंडिया क्या है, सेकंड प्लेस पर है एक्सपोर्ट के मामले में। किसके बाद में आता है इंडिया का नाम, तो बांग्लादेश जो है वो फर्स्ट प्लेस पर है और इंडिया जो है सेकंड प्लेस पर है। तो बहुत सिंपल है भाई, आप इस तरह समझिए फॉर एन एग्जांपल कि सपोज मैं इंडिया हूँ और फॉर अ टाइम बिंग आप क्या है, बांग्लादेश है। तो सपोजिटली मैं जो जूट है उसको बेसिकली जो रॉ जूट है, जो जूट गुड्स है उनको प्रोड्यूस करता हूँ। मान लीजिए मैंने 100 जो प्रोडक्ट हैं
उनको प्रोड्यूस किया, ठीक है। और आप जो है आपने प्रोड्यूस किए, इमेजिन करिए 80 जो है गुड्स को, 80 प्रोडक्ट्स को, बट 100 में से मेरी कंट्री के अंदर कंजम्पशन हो रहा है कितना, 50 का, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कितना बचेगा 50, तो मैं एक्सपोर्ट कितना कर पाऊंगा, ओनली 50। जबकि आप जिसको, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप क्या है, इमेजिन करिए बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश अगर आप हैं और आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 80 जो जूट गुड्स हैं उनको, बट आपकी कंट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कम है, यानी कि ओनली आप सपोज करिए कि 20 ही प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास कितना बचा 60, तो ऑटोमेटिकली आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं 60, तो ऑटोमेटिकली आप मुझसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि प्रोडक्शन में ज्यादा कौन है, मेरा है, यानी कि इंडिया का है। उसी तरह इसको समझिए कि इंडिया जो है वो प्रोडक्शन के मामले में टॉप पोजीशन पर, यानी कि नंबर 1 पोजीशन में अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूस की, किस चीज की, रॉ जूट और जूट गुड्स की। बट अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो क्या है, सेकंड प्लेस पे आता है आफ्टर बांग्लादेश। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो हमसे ज्यादा क्या करता है, जूट या जो जूट गुड्स होते हैं उनको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। Most of the mills are located in West Bengal, mainly along the banks of हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मोस्ट ऑफ द जो जूट क्या है, मिल्स हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादातर लोकेटेड है, कौन से स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलर यहाँ पर बात हो रही है रिवर की, और कौन से रिवर की बात हो रही है, हुगली रिवर की। तो कहीं ना कहीं हुगली रिवर के आसपास वेस्ट बंगाल के अंदर ज्यादातर जितनी भी जूट मिल्स हैं वो सेटअप है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज कर रहा होगा कि ऐसा यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर जो जूट मिल्स हैं वो क्या है, हुगली रिवर के आसपास क्या है, सेटअप है। तो वो हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग में, जो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन। अब हम यहाँ पर बेसिकली वो फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से जो जूट मिल्स हैं वो ज्यादातर पाई जाती है कहाँ पर, हुगली बेसिन में। तो वो हम देखते हैं। Proximity of the jute producing areas, inexpensive water transport supported by a good network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining state of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh। तो आप इसको शॉर्ट में इस तरह समझिए कि हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी फैक्ट्री ऑफिस सेटअप करना चाहता है तो वो ऐसी जगह सेटअप करना चाहता है जहां पर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, रिड्यूस हो, और जितने भी अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बेसिकली क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर की, वाटर फैसिलिटी, चीप लेबर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज हैं, इन फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी होता है जहां पर हम फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करना चाहते हैं। ये सभी जो बेसिकली फैक्टर हैं वो कैसे मिले, चीप रेट में मिले, तभी जाकर जो बेसिकली फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, जो लार्ज एमएनसीज होती है, उनका प्रॉफिट क्या हो पाता है, इंक्रीज हो पाता है। तो बेसिकली यहाँ पर यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हुगली बेसिन के नियर बाय ज्यादातर हमको जूट मिल्स पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो एरिया है बेसिकली यहाँ पर बहुत इजीली आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। स्पेशली कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, हर तरह की फैसिलिटी अगर आप देखेंगे, नेटवर्क कनेक्शन है हर तरह का, चाहे आप बात करें रेलवे की, चाहे हम बात करें रोडवेज की, चाहे हम बात करें वाटरवेज की, तो सभी तरह की जो फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट है, वो क्या है यहाँ पर अवेलेबल है। अबंडेंट वाटर अवेलेबल है क्योंकि हुगली रिवर जो यहाँ पर फ्लो कर रही है। प्लस यहाँ पर जो लेबर है वो भी कैसी है, चीप लेबर है। प्लस जो लेबर है वो नॉट ओनली वेस्ट बंगाल से आ रही है बल्कि जो नियर बाय स्टेट्स हैं जैसे कि उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो यहाँ से भी पीपल जो है वो माइग्रेट आते हैं जॉब की सर्च में। और यहाँ पर जो है वो अबंडेंट लेबर की जो कमी है, यानी कि जो लेबर चाहिए होती है अबंडेंट, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो लेबर है वो कैसी है, चीप लेबर। इसी का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कहीं ना कहीं जो जूट मिल है वो कहीं ना कहीं लोकेटेड है कहाँ पर, हुगली बेसिन में। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। Kolkata as a large urban center provide banking, insurance and port facility for export of jute goods। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई जो इंडिया है, हमने स्टडी किया था, इंडिया जो है वो क्या है,
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर जूट का, यानी कि रॉ जूट और जूट गुड्स का, बट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ अर्बन फैसिलिटीज चाहिए होती है, और यहाँ पर उन्हीं फैसिलिटीज की बात हो रही है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी। तो उस तरह की सभी फैसिलिटीज जो है वो बेसिकली कोलकाता जो है वो प्रोवाइड करता है। इसी का रीजन है कहीं ना कहीं जो हुगली बेसन है वहां पर ज्यादातर जूट मिल जो है वो पाई जाती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो होंगे वो क्लियर होंगे कि क्या फैक्टर्स थे जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, लोकेशन ऑफ हुगली बेसिन में, यानी कि ज्यादातर जो मिल्स हैं वो ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, हुगली रिवर्स के नियर बाय पाई जाती है। क्लियर, आगे देखते हैं। चैलेंज फेस बाय द इंडस्ट्री। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया कि क्या चैलेंज है बेसिकली जो फेस करती है कौन, जूट इंडस्ट्री। ठीक है भाई, अभी तक हमने अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी जूट के बारे में, तो अब हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं कि क्या चैलेंज है जो बेसिकली जूट इंडस्ट्री फेस कर रही है या करती है। तो वो हम देखते हैं। Stiff competition in the international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो जूट है उसे क्या हो रहा है, स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है किससे, इंटरनेशनल मार्केट से। और इंटरनेशनल मार्केट में भी किस प्रोडक्ट से, बेसिकली जो सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स हैं बेसिकली उनकी यहाँ पर बात हो रही है कि हमारी जो कंट्री है जो बेसिकली क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम चैलेंजेस देख रहे हैं कि क्या चैलेंजेस जो बेसिकली जूट इंडस्ट्री फेस करती है। और जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है कि इंटरनेशनल मार्केट से इसको स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है, स्पेशली जो सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स हैं उनसे इसको सबसे ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। प्लस जो अदर कंट्रीज है वो भी क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर हम बात करें इंडिया की किसके अंदर, जूट के अंदर। क्यों, क्योंकि कंट्रीज लाइक जो बांग्लादेश है, ब्राजील है, फिलीपींस है, इजिप्ट एंड थाईलैंड है, तो ये भी क्या है, ये भी जो रॉ जूट है, जो जूट गुड्स हैं उनको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर्स में, और उनको क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो इसीलिए जो इंडियन जूट है, जो इंडियन जूट इंडस्ट्रीज एंड मिल्स है, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल मार्केट में जो सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स है उससे कॉम्पीट करना, प्लस जो अदर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि अदर कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, जैसे कि ब्राजील है, फिलीपींस है, इजिप्ट एंड थाईलैंड है, उनसे भी कॉम्पीट करना एक बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट टास्क है। तो इस तरह के जो चैलेंजेस है वो हमारी बेसिकली जो जूट इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, फेस कर रही है। क्लियर, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट, अब हमने देखा इससे प्रीवियस वाली स्लाइड के अंदर कि क्या चैलेंजेस हैं जो बेसिकली हमारी जूट इंडस्ट्री फेस कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हुआ होगा कि सर इन चैलेंजेस के लिए कुछ गवर्नमेंट भी तो क्या करनी चाहिए, इनिशिएट लेनी चाहिए। भाई इंडिया जो है वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट एंड जूट गुड्स का। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है उसे भी कुछ ना कुछ इनिशिएट लेना चाहिए, सो दैट कि जो भी प्रॉब्लम्स जूट इंडस्ट्री या जूट मिल्स फेस कर रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो बेसिकली हम यहाँ पर वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्टेप्स हैं जो बेसिकली लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने जिससे हम प्रमोट कर सके जूट की डिमांड को इंडिया के अंदर, प्लस हम इंटरनेशनल कंपटीशन से भी क्या कर सके, कॉम्पीट कर सके। तो डिस्कस करते हैं और देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज। The internal demand has been on the increase due to the government policies of mandatory use of jute packaging। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई है वो क्या बताई गई है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड है, स्पेशली बात की गई है इंटरनल डिमांड की, कि इंडिया के अंदर इंटरनली अगर हम देखते हैं तो जो डिमांड है जूट की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसने क्या करा है, एक तरह से मैंडेटरी पॉलिसी अपनाई है किसके लिए, कि भाई जो जूट पैकेजिंग है वो क्या है, कंपलसरी है, और कहीं ना कहीं हर किसी को इसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरनल डिमांड है जूट की वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने मैंडेटरी पॉलिसी अपनाई है कि उन्हें यूज करना है क्या, जूट पैकेजिंग को। क्लियर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। The main markets are USA, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK and Australia। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारी कंट्री का जो हम ज्यादातर जूट है उससे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। भाई हमने देखा था इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट आफ्टर बांग्लादेश। तो हमारे जो मेन मार्केट है जहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं, रॉ जूट या जूट गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो है यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द कंट्री जहां पर बेसिकली हम हमारे ज्यादातर जो जूट गुड्स हैं, ठीक है ना, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो जूट के, उनको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्लियर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट। और यहाँ पर बात बताई गई है जैसे कि हमारे सामने एक इंटरनेशनल क्या है प्रॉब्लम है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है उसे नॉट ओनली इंडिया बल्कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है वो इससे क्या है अफेक्ट है। और कहीं ना कहीं जितनी भी कंट्रीज है वो मिलकर क्या चाहती है, इस ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट फाइट करना चाहती है। तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री है या जो पीपल है कंट्री की उनके अंदर ये अवेयरनेस है, यानी कि जो कंट्रीज की गवर्नमेंट है डिफरेंट कंट्रीज की उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये क्या है अवेयरनेस है। और इसी का रीजन है जो बेसिकली बेनिफिट पहुंचा रहा है किसको, जूट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न है एनवायरमेंट फ्रेंडली को लेकर, यानी कि जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड की वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म एक मंच पर है अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों को यूज करने को लेकर, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है इसको रिड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल एक तरह से जो बॉडीज है यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहती है, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो क्या है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने हो। ऑटोमेटिकली जो जूट है उसकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जूट प्रोडक्ट्स के अंदर कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। और उसकी जो डिमांड है बेसिकली वो भी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। नॉट ओनली इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर तो हम डिमांड इंक्रीज कर ही रहे हैं बट वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज हैं जितने भी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहां पर भी हम जूट प्रोड्यूस को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा।